CH-71 मानव और ध्रुव की लड़ाई, चलो इसके साथ चलते हैं। वे फिर कमरे के केंद्र में चले गए और एक दूसरे का सामना किया। प्रशिक्षण केंद्र में मौजूद सभी लोगों ने अभ्यास करना बंद कर दिया और बदले में उनकी लड़ाई देखने लगे। ये ध्रुव था जिसने पहली चाल चली। उस समय उनका फिगर धुंधला सा लगने लगा था। मानव ने जो पहली चीज देखी वह थी उनकी अनोखी चाल। यह उसे अंधेरे में लहराते हुए जुगनू की याद दिलाता है। स्मैक! ध्रुव ने अपनी कलाई पर भारीपन महसूस किया। मानव का दाहिना हाथ उसके पीछे पहुंच गया था और उसने ध्रुव के हमले को सटीक रूप से रोक दिया था। ध्रुव के चेहरे पर आश्चर्य की लकीर दौड़ गई। इतना आसान! उसे जादू की मीनार में घुसे 1 महीना हो चुका था। उस समय में उसने कई जादुई योद्धाओं से लड़ाई की थी, लेकिन उसे लगा कि वे सभी कचरा हैं। साफ शब्दों में कहें तो वे उसके पहले हमले का सामना भी नहीं कर सके। लेकिन मानव ऐसा करने में कामयाब रहे। जो अधिक महत्वपूर्ण था वह ये था कि उसके लिए कार्रवाई कितनी आसान लग रही थी। मानव ने उसे वही एहसास दिया जो उसने महसूस किया था जब भी वह अपने शिक्षक से लड़ता था। आप कैसे जानते हो? क्योंकि यह एक उज्ज्वल और खुला स्थान है। अगर हम अंधेरे में लड़ रहे होते तो ये कई गुना ज्यादा मुश्किल होता। ये सच था। अंधेरे में इस्तेमाल किए जाने पर शैडो अटैक एक अविश्वसनीय रूप से भयानक कौशल था। ध्रुव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने हाथ की ओर देखा। एक पल के लिए उसे कलाई की याद आई जो कुछ कमजोर महसूस हो रही थी। अच्छा, यह मजेदार हो जाएगा। ध्रुव हंसा और फिर से आगे बढ़ा। केवल इस बार मानव ने भी अपनी चाल चली। उसकी आंखें ध्रुव के पैरों पर टिकी थीं। कुंजी उसके पैरों की चाल में है। जब तक वह अपने पैरों की हरकतों से नहीं चूकता तब तक वह मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकता था कि ध्रुव किस तरह की चाल चलेंगे। लड़ाई आगे और पीछे चली गई। जैसा कि वे जारी रखते हैं, मानव ने महसूस किया कि ध्रुव को नंगे पैर लड़ने की आदत नहीं थी। ऐसा लगता था कि उसका मुख्य ध्यान उसकी मुट्ठी नहीं बल्कि किसी प्रकार का हथियार था। इसके लिए धन्यवाद। मानव पलटवार करते हुए अपने सभी हमलों को रोकने में सक्षम था। ध्रुव स्पष्ट रूप से हैरान थे। इस मुश्किल है। डार्क गोब्लिन की हरकतों ने आमतौर पर कोई आवाज नहीं छोड़ी। यहां तक कि एक और डार्क गोब्लिन भी ध्रुव के नक्शे कदम पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए उनकी हरकतों को पढ़ने का सबसे कारगर जरिया था अपनी आंखों का इस्तेमाल करना। ध्रुव को कुछ एहसास हुआ था। उसके सामने के आदमी की आंखें इतनी तेज थी कि सामान्य ज्ञान को पार कर सकती थीं। क्या उसके पास डार्क गोब्लिन के खिलाफ लड़ने का अनुभव है? अपने अंतरतम विचारों को छिपाते हुए ध्रुव तेजी से आगे बढ़ा। वो असली के लिए उससे लड़ने के बाद इसे देख सकता था। यह आदमी कोई जादुई योद्धा नहीं था। कोई रास्ता नहीं था कि एक जादुई योद्धा का शरीर इतना कमजोर होगा। वो निश्चित था कि उसे अपनी जीत सुरक्षित करने के लिए केवल एक हिट लगाने का मौका चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक मौका अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ था। इस लड़के को लड़ाई का काफी अनुभव है, लेकिन मैं जो बता सकता हूं, इस इंसान की उम्र करीब 20 साल ही होनी चाहिए। ध्रुव 74 साल के थे। उन्हें योद्धा बने हुए 30 साल हो चुके थे और उस दौरान उन्होंने हजारों बार लड़ाई लड़ी थी। उसे विश्वास था कि उसका अनुभव किसी से कम नहीं था और अपने जीवन में कभी भी वो इस तरह के व्यक्ति से नहीं मिला था जो उसकी सभी चालों को पढ़ने में सक्षम था। उसे बेचैनी महसूस हुई। ये और अधिक मजेदार हो रहा था जिसकी उसने शुरुआत में उम्मीद की थी। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसका कोई मतलब नहीं है। निकिता और अन्य लोग जो हॉल में प्रशिक्षण ले रहे थे अपने मुंह को खोले बिना नहीं रह सके क्योंकि उन्होंने अपने सामने लड़ाई को देखा। भले ही स्तर भिन्न थे, वे बहुत भिन्न थे। उन्होंने महसूस किया कि यह मजबूत के बीच एक वास्तविक लड़ाई थी और वे हमेशा कुएं में मेंढक थे। आप इस तरह की हरकतों पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं? हैरान होने वाले वे अकेले नहीं थे। द डार्क गोब्लिन भी काफी हैरान थे। नहीं, उनका आश्चर्य मनुष्यों से भी अधिक था। यह असंभव है। वो ध्रुव के खिलाफ उस तरह पकड़ बना सकता है जिसे अगले जनजाति के नेता बनने के लिए तैयार किया जा रहा है। शिक्षक के अलावा हम कुछ के लिए बाहर नहीं रह सकते। क्या वो वास्तव में मानव है? डार्क गोब्लिन में अयांश के कौशल विशेष रूप से प्रमुख थे। लावण्या, वर्तमान प्रमुख की बहन और प्रशिक्षण प्रशिक्षक को छोड़कर कोई भी ध्रुव के खिलाफ 1 मिनट से अधिक नहीं टिक सका। यही कारण था कि जब वह मानव, जो समय समय पर प्रशिक्षण केंद्र के कोने में अजीबोगरीब हरकतें करता रहा था, उसके खिलाफ बराबरी से लड़ता रहा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लावण्या ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी शारीरिक क्षमता खराब है। वो निश्चित थी, मानव के शरीर में इस तरह की लड़ाई के लिए उपयुक्त मांसलता नहीं थी। शुरुआत में उसने कहा था कि वह एक जादूगर था और एक जादू योद्धा नहीं था,
और जो वह देख सकती थी, लावण्या को पता था कि वह सच कह रहा था। लेकिन जब ये सच था, तब भी वह ध्रुव के साथ बराबरी पर लड़ने में सक्षम था। अविश्वसनीय सटीक मन वितरण और अनुभव। भले ही वह प्राकृतिक प्रतिभा और इंद्रियों के कारण पूर्व कर सके, अनुभव के बारे में क्या? औसत मानव जीवन 100 वर्ष था, और वह कितना भी पुराना क्यों न हो, वह 30 वर्ष से अधिक नहीं होता। वह कौन है? लावण्या की जिज्ञासु टकटकी ने मानव को कभी नहीं छोड़ा। मानव द्वारा अवरुद्ध या उन्हें टालने के दौरान ध्रुव ने अंतहीन हमला किया। CH-72 ताबीज की किताब। यह एक साधारण सी उबाऊ लड़ाई लग रही थी, लेकिन दोनों आदमी पसीने से लथपथ थे, जैसे कि वे दोनों अभी अभी नहाए हों। यह एक लड़ाई द्वारा तय नहीं किया जा सका। शारीरिक क्षमता के मामले में वह जानता था कि उसको एक फायदा है। हो सकता है कि 10 मिनट या उससे भी ज़्यादा समय तक लड़ाई जारी रखने मानव बहुत थक जाएगा और ध्रुव स्वाभाविक रूप से जीत जाएगा, लेकिन ध्रुव ऐसी जीत नहीं चाहते थे। ध्रुव ने हमला करना बंद कर दिया, फिर मानव ने स्वाभाविक रूप से भी लड़ना बंद कर दिया। एक पल के लिए वे कुछ नहीं बोले और बस आंखें मिलाकर देखते रहे। ये ध्रुव ही थे जिन्होंने चुप्पी तोड़ी। आप कब तक क्लब में रहेंगे? लगभग 5 महीने। क्या आप प्रशिक्षण केंद्र आते रहेंगे? शायद। अच्छा। इन शब्दों के साथ ध्रुव मुड़ा और सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जबकि डार्क गोब्लिन आपस में बात कर रहे थे कि लावण्या ने उनसे संपर्क किया है। आपके पास जबरदस्त कौशल है। मुझे नहीं पता था कि आप ध्रुव के बराबर है। लावण्या ने इंसानों को नीचा नहीं दिखाया। ये बस इतना था कि उनमें से कुछ ही थे जो ध्रुव के साथ लड़ने में सक्षम थे। लावण्या विशुद्ध रूप से उसके सामने आदमी के लिए उसकी प्रशंसा व्यक्त कर रही थी। क्या आप भविष्य में कभी कभार उसके साथ खेल सकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं अपने सामान्य व्यायाम से थक चुकी हूँ। हमारी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। मानव ने सिर हिलाया और घूम गया। उस क्षण उसकी फड़फड़ाती हुई इयररिंग्स ने लावण्या की आंखों को पकड़ लिया। उसका मुंह खुला, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से बंद हो गया। मानव अपने कमरे में लौट आया और सोचता हुआ अपने बिस्तर पर बैठ गया। डार्क गोब्लिन के खिलाफ लड़ने का मौका मिलना एक अप्रत्याशित फसल थी। अपने वास्तविक युद्ध के अनुभव को बढ़ाने के किसी भी अवसर का हमेशा स्वागत किया गया था, खासकर इसलिए क्योंकि ध्रुव की लड़ाई का कौशल उत्कृष्ट था। यदि आप ये दावा करना चाहते हैं कि आप एक योद्धा थे, तो आपके पास कम से कम उस स्तर का कौशल होना चाहिए। ये कौशल का वो स्तर था जिसे मानव ने अतीत में सूर्योदय अकादमी में रईसों से खोजने की उम्मीद की थी। बेशक वह अब जानता था कि अकादमी के छात्रों से उसकी अपेक्षाएं बहुत अधिक थीं। इसके अलावा और भी अच्छी खबरें थीं। मानव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन के कमरे का निरीक्षण किया। तभी उसे होश आया कि फ्रोजन रिवर की ठंडी हवा पूरी तरह से पिघल चुकी थी। करीब 2 हफ्ते पहले उसके बाल फिर से सफ़ेद होने लगे थे। ये वही संकेत थे। इसके लिए धन्यवाद। उसके बाल ग्रे और सफ़ेद का एक अजीब सा मिश्रण बन गए थे। तो अब उसे टोरकुंटा का कलेजा खाना पड़ा। मानव ने देखने से पहले कांच की बोतल को अपनी जेब से निकाल लिया। उसने बिना किसी किस्मत के अमृत में इसे परिष्कृत करने के लिए किसी तरह की खोज की उम्मीद में क्लब में कई किताबें पढ़ी थीं। बेशक ज्ञान के लिए उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। मानव ने अपना कमरा छोड़ दिया और एक बार फिर पुस्तकालय की ओर चल पड़े। जब मानव वहां पहुंचा, तो वह प्रभारी लाइब्रेरियन को देखने गया। क्या वे सभी पुस्तकें हैं जो तीसरे मैजिक क्लब के पास इस पुस्तकालय में संग्रहीत हैं? बिल्कुल नहीं। पुस्तकालय में मिलने वाली पुस्तकें मात्र रैंक 3 की पुस्तकें हैं। रैंक 3? हाँ, मैजिक क्लब में पुस्तकों को 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। रैंक 3 को बाजार में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और आम जनता द्वारा बिना किसी प्रभाव के पढ़ा जा सकता है। रैंक 2 को केवल जादूगरों द्वारा ही पढ़ा जा सकता है जिन्होंने योगदान दिया है, और रैंक 1 को केवल वे ही पढ़ सकते हैं जो तीसरे मैजिक क्लब द्वारा अनुमोदित हैं। फिर उसने कहा, रैंक 1 पुस्तकों को आमतौर पर ताबीज की किताब कहा जाता है। अगर मुझे ताबीज की किताब पढ़ना है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्लब में क्लब मास्टर और 10 फ्लो मास्टर्स हैं। रैंक 1 की ताबीज की किताब को पढ़ने के लिए आपको 3 फ्लो मास्टर्स या डिप्टी क्लब मास्टर या क्लब मास्टर द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। फिर उसने बात जारी रखने से पहले एक कैलेंडर देखा। हर 2 महीने में एक परीक्षा आयोजित की जाती है। 5 फ्लो मास्टर जज होते हैं। आपको बस उनकी स्वीकृति लेने की आवश्यकता है। अगली परीक्षा बस आने ही वाली है, केवल 3 दिन दूर है। वह मानव की आंखों में देखने के लिए मुड़ा। क्या आप भागीदारी करना चाहेंगे? मानव ने सिर हिलाया। 3 दिन बीत गए। क्लब के बेसमेंट में परीक्षा होनी थी।
ये पहली बार था जब मानव को पता चला कि क्लब में एक तहखाना था। बेसमेंट में काफी कुछ जादूगर इकट्ठे हुए। उनमें से प्रत्येक 2 या 3 के अपने छोटे समूह बनाते हैं। क्लब में मानव आमतौर पर दूसरों के साथ बातचीत किए बिना अकेले ही रहता था। फ्रंट डेस्क से अयांश उन कुछ जादूगरों में से एक थे जिनसे उन्होंने बात की थी। उनमें से अधिकांश आवश्यकता से बाहर थे। बेशक अन्य जादूगर निश्चित रूप से मानव में दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन अब उन्हें पता था कि वे उन पर ज्यादा ध्यान देंगे। क्या ये वही है, वो आदमी जिसने डार्क गोब्लिन के साथ हाथ मिलाया? वो पहली नज़र में ज्यादा नहीं दिख रहा था, कुछ मत कहो। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि वह इंसान भी नहीं लग रहा था। फिर एक जादुई योद्धा परीक्षा क्यों ले रहा है? ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मानव को एक जादुई योद्धा समझने की गलती की थी। लेकिन मानव के पास गलतफहमी दूर करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वो चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा। तभी कोई उसके पास पहुंचा। उसने ऊपर देखा और पाया कि यह लावण्या और ध्रुव थे। तुम यहाँ परीक्षा देने आए हो? एक ताबीज की किताब है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। CH-73 फ्लो मास्टर प्रतियोगिता। आपके बगल वाले लड़के के बारे में क्या? लावण्या ने हंसते हुए ध्रुव को साइड में धकेल दिया। मैं उसे सिर्फ इसलिए लाया क्योंकि मैं अकेले आने में ऊब गया था। फिर लोगों का एक समूह तहखाने में घुस गया। मानव ने उन पर नजर डाली। वे सभी साफ मानव सफेद वस्त्र पहने हुए थे और वे सभी अधेड़ उम्र के लग रहे थे। ने महसूस किया कि वे क्लब मास्टर्स थे जिनके बारे में लाइब्रेरियन ने कुछ दिन पहले ही उन्हें बताया था। मेरी अपेक्षा से अधिक परीक्षण के लिए यहाँ बहुत कुछ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि समूह बहुत जल्दी पतला हो जाएगा। सही, मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अभी परीक्षण शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने की आवश्यकता है। सभी ने एनर्जी बॉल डाली। जैसे ही उसने उन शब्दों को कहा, ऊर्जा के गोले इधर उधर दिखाई देने लगे। मानव ने एक एनर्जी बॉल भी बनाई। जादूगरों की निगाहें एक बार फिर फ्लो मास्टर्स पर टिक गईं। उनमें से एक शांत स्वर में बोला, अब उन्हें संकुचित करें। किसी ने कर्कश शोर मचाया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये परीक्षण वास्तव में इतने सरल थे? शायद यह इसलिए था क्योंकि यह पहला टेस्ट था, इसलिए यह काफी आराम देने वाला था। अधिकांश जादूगरों के पास यही विचार था। तभी एक फ्लो मास्टर ने अपनी जेब से एक छोटा सा मनका निकाला। मनका अंगुली से छोटा था। समूह के लोग भ्रमित भाव से मनके को देखने से खुद को रोक नहीं सके। जो तेज दिमाग वाले थे वे इसके बजाय संदिग्ध दिखे। न्यूनतम आवश्यकता यह है कि इसे इस मनके से छोटा बनाया जाए। वे सभी जो सफल नहीं होते कृपया वापस ऊपर जाएं। जादूगरों के चेहरे सामूहिक रूप से कठोर हो गए। उन्होंने एक विचार साझा किया। पहले परीक्षण की कठिनाई अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। निकिता दर्द से कराह उठी। उसका चेहरा लाल था और आंखें लाल थीं। इससे साबित हुआ कि उनका ध्यान सीमा तक केंद्रित था, और फिर भी उसके सामने एनर्जी बॉल को मुट्ठी से छोटा नहीं था। वो फ्लो मास्टर की ओर हताश होकर देखने लगा। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। आप अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। यदि आप इसे छोटा करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी एकाग्रता पर अत्यधिक दबाव डालेंगे। अपने मन को पुनः प्राप्त करें। ये सिर्फ वह नहीं था। अधिकांश जादूगर जो परीक्षा दे रहे थे उनकी भी उतनी ही सीमा थी जितनी उन्होंने की थी। वे जादूगर जो अपनी एनर्जी बॉल को वांछित आकार में संकुचित करने में असमर्थ थे, केवल झुके हुए कंधों के साथ ऊपर जा सकते थे। पास मैंने किया। बेशक कुछ ऐसे भी थे जो सफल हुए। इनमें से कई पसीने से लथपथ लोग खुशी से रो पड़े, जबकि फ्लो मास्टर्स ने बस अपना सिर हिलाया और शांति से घोषणा की कि वे पास हो गए हैं। ये समझ में आता था कि वे खुश होंगे। तीसरे मैजिक क्लब के फ्लो मास्टर्स में से एक, भास्कर ने सोचते हुए कमरे के चारों ओर देखा। इस बार परीक्षण का स्तर औसत से नीचे था। तभी भास्कर की नज़र 2 डार्क गोब्लिन पर पड़ी। जब उन्होंने उनके सामने एनर्जी बॉल के आकार को देखा तो उनके दिल में प्रशंसा की भावना उभरी ही नहीं। नर ग्रेमलिन के सामने एनर्जी बॉल उत्कृष्ट थी, लेकिन महिला ग्रेमलिन के सामने एनर्जी बॉल एक नग के आकार की थी। भास्कर उसके सटीक नियंत्रण पर अपने आश्चर्य को छुपा नहीं सका। आप कब से जादू सीख रहे हैं? 20 साल। शानदार, आप निकलिए। फिर उसने जोड़ा, मुझे नहीं लगता कि उसे और परीक्षण करने की आवश्यकता है। उसे ताबीज की किताब पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। क्या आप सहमत हैं? मैं सहमत हूं। उत्कृष्ट। दूसरे फ्लो मास्टर्स ने लगातार सिर हिलाया। लावण्या और ध्रुव ने केवल कंधे उचकाए और निर्णय को स्वीकार कर लिया। मानव पर हाथ हिलाने के बाद वे वापस ऊपर की ओर चले गए। मुझे ईर्ष्या हो रही है। लानत है।
जिनके पास प्रतिभा नहीं है वे केवल दुख में जी सकते हैं। जैसा कि अन्य जादूगर ईर्ष्या से भरी आंखों से गोबलिन को छोड़ते हुए देखते थे, भास्कर अगली पंक्ति में टकटकी लगाकर देखता था। ये मानव था। पहली नज़र में ऐसा नहीं लगा कि उसके सामने कोई एनर्जी बॉल है। भास्कर बिना कुछ कहे उसके सामने रुक गया। ये देख जादूगर आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या उसने हार मान ली? मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर वह वहां इतने आत्मविश्वास से क्यों खड़ा है? ऐसा लगता है कि वह वास्तव में एक विशिष्ट जादू योद्धा है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो एक डार्क ग्रेमलिन के साथ पैर की अंगुली से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत था। एक जादूगर है। ये तब था। भास्कर कहते हुए मानव से संपर्क किया। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। भास्कर मानव को नहीं देख रहा था। वह जो देख रहा था, उसके सामने खाली जगह थी। नहीं, वह खाली नहीं था। जिज्ञासु जादूगरनी एक एक करके अपनी आंखें सिकोड़ने लगी। धीरे धीरे उनके चेहरों पर सदमे के भाव फैलने लगे। तब जाकर जादूगरों को होश आया। मानव के सामने तैरता हुआ एक एनर्जी बॉल था जो धूल के कण के आकार का था। यहां तक कि भास्कर को भी भरोसा नहीं था कि वह इसे इतना कम कर सकता है। इतना ही नहीं, चाहे आपने किसी भी फ्लो मास्टर से पूछा हो, उत्तर एक ही होगा। अत्यंत सटीक मान नियंत्रण के बिना यह संभव नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? मानव। स्पष्ट बोलने से पहले भास्कर ने एक पल के लिए विचार किया। आपको और परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। आपका क्या मतलब है? आपने पारित किया। और जारी रखने से पहले उसने एक पल के लिए इधर उधर देखा। अगर यह आपके साथ ठीक है तो हम थोड़ी बात क्यों नहीं करते? मानव ने भास्कर का कालकोठरी की 9वीं मंजिल तक पीछा किया। वह 1 महीने से क्लब में रह रहा था, लेकिन वह पहली बार इस जगह आया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्लब के केवल महत्वपूर्ण अधिकारी ही 7वीं मंजिल से आगे प्रवेश कर पाए थे। भास्कर ने अपना मुंह खोलने से पहले एक पल के लिए मानव को देखा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने एक बहुत ही अस्पष्ट सवाल पूछा। उसी समय उन्होंने जानबूझकर मानव के कानों से लटकती टाइफून ईयरिंग्स को देखा।